बड़ी खबर आपको बताएं, गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक 1 की गाइडलाइंस। देश में 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू होगा। कंटेनमेंट जोन में चरणों में मिलेगी छूट और कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी छूट मिलेगी। कल खत्म हो रही है लॉकडाउन 4.0 की मियाद और 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज। साथ ही साथ ये राज्य भी फैसला करेंगे, उन्हीं के ऊपर ये छोड़ा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनलॉक 1 में होटल, रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो नई एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिक्र की वजह यह भी है कि जिस तरह से छूट मिल रही है, हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से धीरे धीरे छूट दी गई, तो जो कोरोना के संक्रमित के जो आंकड़े थे वो दरअसल तेजी से बढ़े हैं। उसके बाद जब अनलॉक 1 लागू किया जाएगा, जिसका असर कंटेनमेंट जोन पर भी होगा, यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट दी जाएगी और कल खत्म हो रही है दरअसल लॉकडाउन 4 की मियाद। अब देखना यही होगा कि किस तरह से सरकार इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाती है। हालांकि गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से। अनलॉक 1 की शुरुआत कही जा सकती है और देश में 1 जून से लेकर, यानी कि अपकमिंग जो महीना है 1 जून से लेकर 30 जून तक अनलॉक 1 लागू हो जाएगा। कंटेनमेंट जोन पर भी इसका असर रहेगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे जिस तरह से राहत दी गई थी लॉकडाउन 4 में, तो कंटेनमेंट जोन रहे हों या फिर रेड जोन रहे हों, वहाँ पर खासी छूट नहीं दी गई थी। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको छोड़कर बाकी सभी चीजों पर, दुकानों पर पाबंदी रही थी। लेकिन यहां पर कंटेनमेंट जोन को भी राहत दी जा रही है, पूरी छूट दी जाएगी। साथ ही साथ उन इलाकों को जहां पर ऑरेंज जोन थे, जो साथ ही साथ ग्रीन जोन जहां पर कोई भी संक्रमित केस नहीं मिला, वहां पर भी राहत मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रामानुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। रामानुज, जिस तरह से ये हिकमत अमली, दरअसल ये जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके बाद कहा जा सकता है कि लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ सतर्कता भी हमें बढ़ानी होगी। बड़ा महत्वपूर्ण है, चूंकि लॉकडाउन 4 की आखिरी जो मियाद है वो कल पूरी हो रही है। वैसे में लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि आखिर 1 जून से किस तरह की रियायत मिल सकती है। उसके मद्देनजर जिस तरह से गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है, इसमें खास बात देखने को मिलेगा, चाहे वो शॉपिंग मॉल है और यहाँ तक कि जो बाजार में दुकानों के खोलने का वक्त अभी मिसाल के तौर पर उत्तराखंड में शाम को 7 बजे तक है। अगर जो अभी तक की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक शाम यानी कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जैसे जो स्थिति बनी रहती थी लॉकडाउन के दौरान, उस तरह की रहेगी। बाकी सब रियायत मिलेगी तो काफी कुछ राहत मिल सकती है। और उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और यहाँ पर 4 धाम यात्रा सबसे बड़ी जो यात्रा होती है प्रदेश की, आर्थिकी के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसे में अगर जिस तरह की गाइडलाइंस में कहा गया कि कुछ रियायत, कुछ शर्तों के साथ में धार्मिक स्थलों को भी खोला जा सकता है, उससे भी काफी राहत मिल सकती है। चूंकि 4 धाम यात्रा अभी तक पूरी तरह से बंद है, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम और यहाँ तक कि हेमकुंड साहिब का, तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि फेज 2 में, यानी चाहे वो राज्य सरकार तय करेगी किस तरह से कॉलेज को, स्कूल्स को खोला जा सकता, उसके लिए राज्य सरकार अपनी गाइडलाइंस देखेंगी और कहाँ किस स्थान पर किस तरह के गाइडलाइंस को जारी किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब जून के महीने में लोगों को काफी राहत मिल सकती है। इन सब के बीच में राज्य सरकार ने यहां तक कहा है कि कम से कम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का, और खास तौर से अगर वो बाजार में जाते हैं कहीं भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, तो वो पूरी तरह से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। तो ओवरऑल इस तरह से लोगों को खुद सतर्क रहना होगा। अगर वो एहतियात के तौर पर कदम उठाएंगे तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका भी जा सकेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी राहत यही है कि अब 1 जून से 30 जून के बीच गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक काम शुरू होगा। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ रामानुज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन है, उनके लिए क्या कुछ कहा गया?
देखिए, उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद काफी तेजी के साथ बढ़ी है और आज थोड़ी देर पहले मुख्य सचिव ने कहा कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि सैंपल की टेस्टिंग की जो गति है उसमें तेजी लाई जाए। इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। पूरे प्रदेश में 31 कंटेनमेंट जोन है जहां पर सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग का फोकस है। इन जोन के इलाकों को भी किस तरह से रामानुज आपको रोकना दी जा चाहेंगे। सकती है, इसी बीच हमारे साथ हरीश दिवेकर जुड़ गए, एसोसिएट एडिटर है हमारे साथ। हरीश, किस तरह से हमें देखना होगा जिस तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं खतरा जरूर बढ़ेगा जिस तरह से लोग सड़कों पर आएंगे? जी देखिए, लॉकडाउन 5.0 शुरू का घोषणा होने पर भारत सरकार की अनाउंस होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि 15 जून तक जो है वो लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसके बाद पूरा स्पेशली गाइडलाइन जारी करेंगे। लेकिन चिंता की बात यह है, इंदौर, भोपाल और उज्जैन अभी टोटल 7,500 के आसपास लगभग पॉजिटिव केस है मध्य प्रदेश में और उसमें एक्टिव केस 3,000 हैं। 3,000 एक्टिव केस की बात करें तो अकेले इंदौर में 1600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर भोपाल है, 400-450 एक्टिव केस हैं। तीसरे नंबर पर उज्जैन है, 300-350। कुल मिला के 23 से 2400 जो केस एक्टिव केस हैं इन 3 शहरों में है, 3,000 एक्टिव केस में। तो सरकार का फोकस जो है इंदौर, भोपाल, उज्जैन पर है और इसके लिए कल ही रात को 3 वरिष्ठ अफसरों की एक टीम बनाई गई है जिसमें एक को इंदौर सौंपा गया, एक को उज्जैन सौंपा गया, एक को भोपाल सौंपा गया। तो ये अब कलेक्टरों के बस की बात नहीं रही, तो वरिष्ठ अफसर जो अपर मुख्य सचिव स्तर के, प्रमुख सचिव स्तर के जो अफसर है वो जाके मॉनिटर कर रहे हैं। डेथ का आंकड़ा देखें तो वो भी इंदौर, उज्जैन बहुत ज्यादा है। अभी 300-350 के लगभग अभी आंकड़ा 340 के आसपास लगभग आ गया है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसा माना जा रहा है कोरोना अभी पूरे प्रदेश में फैल चुका है। प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना पॉजिटिव ना हो। जब से प्रवासी मजदूर लौट के आए उसके बाद से चिंता सरकार की बढ़ गई है। हालांकि अब लॉकडाउन को जैसे बार बार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जान है तो जहान भी है और साथ में जान का जहान भी। तो प्रधानमंत्री के जो फार्मूले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार फोकस कर रहे हैं। उसके अंदर रेड जोन, कंटेनमेंट एरिया के हिसाब से बदले गए और प्रदेश को आर्थिक गतिविधि भी लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन साथ में यह भी देखा जा रहा है कि कौन से ऐसे एरिया हैं जहां से लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। और इंदौर, भोपाल, उज्जैन ये 3 एरिया ऐसे, 3 जिले ऐसे हैं जहां नए नए क्षेत्रों में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस सरकार के लिए चिंता का विषय भी है कि एक तरफ उनको आर्थिक गतिविधि पे शहरों को लाना है और ये वो 3 शहर प्रमुख रूप से वो हैं जिसमें एक तो राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, दूसरा आर्थिक राजधानी कही जाती है इंदौर और उससे लगा हुआ धार्मिक पर्यटन स्थल उज्जैन। ये तीनों ही चिंता का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश में राहत देने की, तो कई जो जोन में खोले गए हैं, कई सेक्टर में दुकानें खोली गई हैं, कई सेक्टर में फैक्ट्रियां खोली गई हैं अलग अलग और उनका शेड्यूल तय किया गया है और गतिविधि शुरू की गई है। लेकिन डर मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। लगातार जन जागरण अभियान भी अब सरकार चलाने जा रही है, पुलिस महकमा भी इसमें लग गया है, वो अपने स्तर पर अभियान चला रहा है। लेकिन कोरोना को लेकर चिंताएं सरकार की बरकरार हैं, वो उनमें कोई अभी राहत की बात नहीं सामने आ रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक नई चुनौती और है कि मंत्रिमंडल का गठन होना है। तो ऐसे में जब कोरोना से जब तक भोपाल हॉटस्पॉट नंबर 2 पे बना हुआ है, तो ऐसे में जब तक इसका शेड्यूल सही नहीं होता, राजभवन की बात करेंगे तो यहाँ पर राजभवन भी एक कंटेनमेंट एरिया में आ गया है। वहां उनके जो परिचायक और साथ में जो उनके स्टाफ के लोग हैं वो भी पॉजिटिव आ गए। तो स्थिति मतलब गंभीर बनी हुई है। लेकिन उसके बीच में नए नए रास्ते निकाले जा रहे हैं। अब लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा है और अभी भारत सरकार की गाइडलाइन आई है। इस गाइडलाइन का अध्ययन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात तक या कल सुबह तक नई गाइडलाइन जारी करेंगे मध्य प्रदेश के हिसाब से, मध्य प्रदेश के लिहाज से किन शहरों में क्या प्रतिबंध रहेंगे, कितना खुलेगा। लगभग शहर जो ग्रीन जोन वाले हैं लगभग पूरे खुले हुए हैं। रेड जोन को कितनी राहत मिलेगी ये कल सुबह तक शायद घोषणा हो सकती है इसकी। लेकिन अभी स्थिति जो है 3 शहरों में ही गंभीर बनी हुई है। इसके बाद आप बने रहिए हमारे साथ। मनमोहन भट्ट भी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। मनमोहन भट्ट, जिस तरह से सरकार पहले कह रही थी कि जान है तो जहान है, लेकिन ये भी हमें समझना था कि अगर जान बच जाएगी तो उसके बाद क्या खाएंगे, क्या कुछ रहेगा हालात, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस राहत को देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो पिछले लॉकडाउन से हमने देखा था कि वो लॉकडाउन जैसा नहीं था बल्कि वो एग्जिट प्लान था, लॉकडाउन से एग्जिट प्लान था। तो मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन 5 है ये एग्जिट प्लान
को आगे बढ़ाने की कोशिश है। जिस तरीके से बहुत सारी चीजों को खोलने की बात की जा रही है, जो पासेस की बात हो रही थी, पहले शहर में घूमने के लिए पास होते थे, वो पास की व्यवस्था खत्म की गई। फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में आने जाने के लिए पास की व्यवस्था थी, वो खत्म की गई। अब एक बात यह आ रही है कि जो राज्यों की सीमाएं हैं उसमें भी आने जाने के लिए जो पास की व्यवस्था है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। धार्मिक स्थलों की एक बात थी जिसको खोले जाने की बात लगातार की जा रही थी, तो वो प्लान में भी आया है कि 8 जून के बाद वो धार्मिक स्थलों को भी धीरे धीरे खोलने की बात की जाएगी, आवाजाही बढ़ाने की बात की जाएगी। चाहे वो जिम है, चाहे वो बाकी और दूसरे तरीके की चीजें हैं, वहां पर गतिविधियों को बढ़ाए जाने की बात की जाएगी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी हो सकता है थोड़ी सी खोलने की अगर आजादी मिल भी जाती है तो थोड़ी सी उसमें सख्ती की जा सकती है, और उसके बाद जो अगला स्टेज होगा उसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तमाम इंस्टीट्यूट्स खोले जा सकते हैं। इस तरीके के संकेत मिले हैं, और जो धार्मिक स्थलों की हम बात कर रहे हैं उसको खोले जाने के लिए भी कोशिशें शुरू हो गई हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है, यह बहुत स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि अगर सरकार के पास राजस्व कमाने के जरिए नहीं होंगे तो वो बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, श्रमिकों की, गरीब वर्ग की जो मदद करनी है, वो मदद वो नहीं कर पाएगी। तो इन सब चीजों का ये प्लान तैयार किया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट प्लान है इसमें थोड़ा रियायत और ज्यादा मिलती हुई नजर आएगी। और ये एग्जिट प्लान के साथ साथ ये कोरोना के जो संभावित केसेस हैं उसके बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन उससे सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने देख लिया है कि जो मरीज आ रहे हैं उनको ठीक करने का इंतजाम सरकार के पास है, और ज्यादातर मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, और अर्थव्यवस्था को अगर नहीं खोला गया तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये लॉकडाउन नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मनमोहन भट्ट, क्या राज्य को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो जिन जगहों पर जितने केसेस हैं उसके मुताबिक वो छूट दे सकते हैं? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो यह था कि पूरा का पूरा क्षेत्र रेड जोन कर दिया जाता था, बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ती जाती थी, लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। और एक प्लान यह है कि जहां पर केसेस मिल रहे हैं सिर्फ वहीं पर एक तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, और बाकी पूरे क्षेत्र को आवाजाही के लिए खोला जा रहा है। इससे अर्थव्यवस्था भी खुलेगी और लोगों के बीच में जो डर है वो खुलता चला जाएगा, और कोरोना से लड़ने की जो शक्ति है, जो कोशिश है, वो और तेज हो जाएगी। और लोगों के बीच से जब डर हटेगा, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी, तो सरकार अपना कामकाज शुरू कर पाएगी। तो ऐसा लगता है कि राज्यों के पास जो अधिकार हैं उस अधिकार के जरिए ही सरकार काम कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को शायद अभी जल्दी नहीं खोला जाएगा, राज्यों को अधिकार भले ही दे दिए जाएं। धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए कहा गया है, लेकिन मनमोहन भट्ट, आपको रोकना चाहेंगे। हरीश दिवेकर भी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश दिवेकर, जो रात में कर्फ्यू की बात कही है उसको हम आपसे समझना चाहेंगे। ये देखिए, रात में कर्फ्यू की बात इसलिए कही गई है, पहले भी शाम को 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू था, उसमें 2 घंटे की रियायत दी गई है, और सुबह 7 बजे तक का उसको सुबह 2 घंटे की रियायत दी गई है। उसके पीछे ये है कि जैसा कि मनमोहन भट्ट जो हमारे साथी बता रहे थे कि लॉकडाउन से वो एग्जिट प्लान, अपन इसको एग्जिट प्लान किया लॉग इन की तरफ करें। अब सरकार लॉग इन की तरफ जा रही है। उसके मुख्य वजह यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो क्वारंटाइन वाली बात आ रही थी, जैसे पॉजिटिव आया, जैसे आज ही मंत्रालय में एक कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी पॉजिटिव आया, तो सरकार का प्लान है कि जहां पॉजिटिव आता है उसे 24 घंटे के लिए बंद करके सैनिटाइज करके छोड़ दिया जाए, और 24 घंटे बाद एग्जिट किया, मतलब वापस से गतिविधि शुरू की जाए। उसी तरह कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, 2 घंटे शाम को और सुबह 2 घंटे। रात में लोग बाहर ना निकले, क्योंकि वैसे भी बाहर ना निकलते नहीं है, रात को घर में रहते हैं, पर जो झुंड बना के जो युवा हैं या छात्र हैं उस तरह के बाहर ना निकले, तो एक साथ निकलते हैं, या शराब पीने वाले लोग, जैसे वाइन वाले जो वाइन शॉप खुल गई है, उस तरह की घटनाएं ना हो, तो उसको देखते हुए एक प्रिकॉशन रखा गया है। लेकिन अगर कर्फ्यू की बात करें तो कर्फ्यू खत्म हो चुका है। रात को 9 से सुबह 5 का कर्फ्यू बताया जाए तो लगभग गतिविधि ठहर सी जाती है, शहर ठहर सा जाता है। मात्र 15 से 20% लोग जो हैं इस अवधि, इस टाइम के अंदर, ड्यूरिंग टाइम के अंदर सड़कों पर रहते हैं, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की। साथ में एक साइकोलॉजिकल दबाव है, कर्फ्यू का नाम रहता है, साइकोलॉजिकल दबाव रहता है, और लोगों को यह बार बार रिमाइंडर हैमर किया जाता है कि कोरोना महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, इसलिए आपको घरों में रहना है। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के रूप में देखा जा रहा है रात का कर्फ्यू।
बाकी देखा जाए तो आवाजाही या लोग घर से बाहर निकलना दिन में ही होता है। तो टाइम जो रखा है सुबह 9 से रात के 9 से सुबह के 5 बजे तक का, ये टाइम वो है जिसमें अधिकांश लोग अपने घरों में ही रहते हैं। आप बात करेंगे कि जैसे बात चल रही है कि लॉगिन की तरफ जा रही सरकार, तो सरकार ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है। और अभी ऐसा माना जा रहा है, जो हमारी मंत्रालय में बात हुई, हमारे वरिष्ठ अफसरों से बात हुई, उनका कहना है कि कोरोना का कोई इलाज सामने नहीं आ रहा और ये कब तक जाएगा किसी को समझ में नहीं आ रहा। सभी लेवल पे इसकी बात हो रही है। तो अब इसके साथ जिंदगी को पटरी पे लाना है, तो खुला धीरे धीरे कर रहे हैं। जितने कोरोना पॉजिटिव आएंगे इसके पैरेलल पूरे इंतजाम किए गए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ज्यादा बेड खोल दिए गए। इंदौर में ही 1000 बेड का एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है। भोपाल में 700 बेड के अलग से अस्पताल की व्यवस्था की गई है। तो जो मरीज आएंगे उनको पहले से प्रिपेयर है सरकार। और सरकार मानने जैसे ही लॉकडाउन जैसे पटरी पे आएगी और निश्चित रूप से लोग नहीं मानेंगे, सोशल डिस्टेंस पालन नहीं करेंगे और पॉजिटिव आएंगे, और ऐसी स्थिति में उनको भर्ती करने के लिए व्यवस्था पर्याप्त इंतजाम किए गए। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है। लेकिन ये आने के बाद एक बार चिन्हित होगा, एक बार राइज होगा, उसके बाद डाउनफॉल आएगा। तो ये सरकार देखना चाहती है कितना राइज आएगा। तो लेकिन सरकार की दूसरी चिंता इस बात की लेके है, जो गांव के अंदर प्रवासी मजदूर आए वो उनको चिन्हित करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश में श्रमिक का एक पंजीयन शुरू किया है। पंजीयन के तहत उसका पूरा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। उस डाटाबेस के आधार पर ये पता किया जा रहा है वो कहां से आए थे, जिससे कल को कोई पॉजिटिव आता तो उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट मिल सके, कौन कौन उनके साथ आया था, जिससे समय रहते उनका तत्काल इलाज किया जा सके। हालांकि शहरों में स्थिति अब लगभग 3 शहर छोड़ दें, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, तो लगभग अब काफी कंट्रोल में स्थिति बताई जा रही है। नए नए क्षेत्रों में पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन थे लगभग फ्री होते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वैसा देखें, आंकड़ों में देखें पॉजिटिव संख्या में तो पूरा मध्य प्रदेश पॉजिटिव हो चुका है। लेकिन आंकड़ों की तुलना में देखेंगे तो इक्का दुक्का 2, 5, 10, 15, 20 इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। और लेकिन ये 3 शहर ही हैं जहां पर सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके लिए सरकार ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगाए, वरिष्ठ अफसर भी तैनात किए हैं। और एक जो मौतें हुई हैं उनको भी एक स्ट्रेटेजी तय की जा रही है कि ये मौतें क्यों हुई हैं, इनका पूरा अध्ययन किया जा रहा है। क्या ये मतलब इन्फेक्शन थे इन लोगों के लंग्स में, या कोई इनको शुगर थी, या ब्लड प्रेशर का मरीज थे, किस तरह के मरीज थे, या उनके साथ कौन से साइड इफेक्ट थे, वो सारा अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि आकलन लगाया जा सके कि कोरोना से मरने वाले मध्य प्रदेश में वो लोग कौन थे, किन तरह की बीमारियों से ग्रसित थे। तो इससे एक पूरा डाटाबेस तैयार होगा। डाटाबेस तैयार होने के बाद सरकार की अगली रणनीति होगी। दूसरा, इंदौर में भी अभी एक इंदौर के डीआईजी अरीना अंचारी, उन्होंने एक जी ठीक है। हरीश दिवेकर आप बने रहिए हमारे साथ। रामानुज के पास पहुंचेंगे। रामानुज, देहरादून में जिस तरह से राहत की बात है, क्या समझा जाए, इसको हम राहत कहें या फिर यूं कहिए कि अभी और सतर्कता हमें बरतनी होगी, क्योंकि मामले और तेजी से बढ़ भी सकते हैं? इसे तो राहत ही कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले लॉकडाउन के दौरान लोगों की उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में सरकार कई तरह की रियायत दे सकती है। यकीनन ये माना जा सकता है कि 1 जून से लेकर 30 जून तक उसी तरह से गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है। इसके 3 प्रमुख आपको जो इम्पोर्टेंट इशू है वो बताना चाहूँगा। पहला तो ये है कि आर्थिक गतिविधियों को किस तरह से पटरी पर लाया जा सकता है। राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जो बनाई, प्लान तैयार किया, उसके मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को जो उनकी आर्थिक व्यवस्था है उसको कैसे पटरी पर लाएं, इसके लिए प्लान बनाया गया। और इसी तरह से शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी जो रोजगार के साधन है उसको कैसे खोला जा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि धार्मिक और मॉल, ये दोनों जो अभी मार्केट और स्थल थे, इनको खोलने का किसी तरह का प्लान नहीं था। लेकिन अब जो गाइडलाइंस आई है इसमें रियायत मिलने वाली है, यानी कि आर्थिक गतिविधि होगी और साथ में जो अब सामाजिक गतिविधि है, चाहे उसे आप धार्मिक स्थलों से समझिए और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से, तो ये सब अगर एक्टिविटी खुलती है तो यकीनन इससे भीड़ बढ़ेगी। और जिस तरह से हमारे दूसरे सहयोगी कह रहे थे कि कम से कम ये जरूर देखा जा सकता है कि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सरकार उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग भी तैयार किया है, चाहे वो अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाने की बात हो या फिर सैंपल के टेस्ट कराने की बात हो, इसको लेकर के